आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई-लिखाई सब कुछ सही दिशा में चल रही होगी। तो स्टार्ट करेंगे आज की करंट अफेयर को। पहला प्रश्न दिखेगा आपको स्क्रीन के ऊपर, ये पहला प्रश्न ये रहा। कहता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022? ऑप्शंस हैं ए 99, बी 95, सी 88 या डी 87, 99, 95, 88 या 87। तो सही सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 87। तो भारत की पासपोर्ट का रैंक क्या है? 87। अब इसका मतलब क्या हुआ ये थोड़ा समझते हैं। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली क्या करता है कि जो दुनिया भर में पासपोर्ट है, जो भी देश है, उनके जो पासपोर्ट है, जैसे हम भारतीय हैं, हमारे पास इंडियन पासपोर्ट होगा, तो उस पासपोर्ट की वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है, इसका जो है वो रिजल्ट निकालती है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो वर्ल्ड रैंकिंग में इसका मतलब क्या हुआ कि उस कोई भी पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, मतलब जो वो पासपोर्ट है उस पर बिना वीजा के लोग कितने देश में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, आप एक देश से दूसरे देश जाते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, सबसे पहला बात, है ना? और दूसरा, उस पासपोर्ट पर आधारित आपको इस देश में जाना है तो इस देश से आपको लेना पड़ता है वीजा। इस देश से बेसिकली पूछना पड़ता है क्या मैं आपके देश आ सकता हूँ? वो कुछ सवाल जवाब करते हैं कि हाँ, क्यों आना चाहते हैं आप, क्या पर्पस है आपका। तो यही सब चीजें जो होती है, ये सब अप्रूव हो जाती है, तब आपको मिलता है क्या? वीजा। ठीक है। बट कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पे अगर आपके पास सिर्फ पासपोर्ट है, यानी कि सपोज इंडिया की बात करें तो सपोज कुछ देश ऐसे, जैसे 60 देश ऐसे हैं जहां पे सिर्फ आपको अगर इंडियन पासपोर्ट है अगर आपके पास, तो वहां पे आप बिना वीजा के जा सकते हैं इन देशों में। ठीक है, ऐसे कई सारे देश है, 60 देश है अभी के हिसाब से। तो बस यही दिखाता है कितने देश में आप इस पासपोर्ट पे जा सकते हैं बिना वीजा के। वही उस पासपोर्ट का की जो स्ट्रांगनेस है, मजबूती है, वो दिखाता है कि वो कितना स्ट्रांग है वर्ल्ड में, उसकी कितनी, मतलब वर्ल्ड में कितना वो पॉपुलर है बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो इंडिया की रैंक इसमें 87 है, यानी कि पूरे विश्व भर में, यानी कि 193 देशों को अगर आंका गया तो भारत को उसमें रैंकिंग था 87। 87वें स्थान पर भारत का पासपोर्ट रैंक कर रहा था। कब? इस साल के इंडेक्स में। पिछले साल के इंडेक्स में कितना था ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में, कि भारत की जो रैंकिंग है 87, इसमें इजाफा हुआ है कि गिरावट आई है, ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में अच्छे से पढ़ के। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अभी तो भारत का रैंक था 87। अब टॉप तो किसी ने किया होगा, टॉप किया था जापान ने। जापान की रैंकिंग है फर्स्ट इसमें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, और पिछले वर्ष भी जापान ने टॉप किया था। अब ये हाईएस्ट क्योंकि 193 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे जो, अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप इस देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जापानी पासपोर्ट है तो ऐसे 193 देश है। ठीक है। तो ये जो डाटा है ये निकाला गया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, और जो रिसर्च टीम ने हैंडल की और उसके अन्य पार्टनर के साथ मिलाकर इस डाटा को तैयार किया गया। तो पहला रैंक तो जापान का था। दूसरा रैंक की बात करें तो दूसरे रैंक स्थान पर था सिंगापुर। ठीक है। और अगर आगे की बात करें तो सबसे नीचे कौन था? नीचे था अफगानिस्तान। सिर्फ 27 देश ऐसे हैं जो कि अफगानिस्तान को अलाउ करते हैं कि अगर आपके पास अफगान का पासपोर्ट है तो आप इन देशों में जा सकते हैं बिना किसी वीजा के। ठीक है। अब हेनली जो इंस्टीट्यूट है उसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? लंदन में स्थित, लंदन की कंपनी है ये। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 2 कहता है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as new president of श्रीलंका? ऑप्शन है ए डुलस अलाहुमा, बी रानिल विक्रमसिंघे, सी गोटबया राजपक्षे, डी महिंद्रा राजपक्षे। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रानिल विक्रमसिंघे। जी हाँ, अब ये इलेक्ट हो चुके हैं श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट के रूप में। अब ये नया प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने हराया है किसे? डुलस अलहाम ड्यूलस अलहाम पेडुमा को इन्होंने हराया। ठीक है। तो ऑप्शंस में इनका भी नाम था। 134 वोट जो है वो रैनिल को पड़े और 82 वोट जो है इनके प्रतिद्वंदी डुलस को पड़े। ठीक है। 13 जुलाई को इन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में बनाया गया था, बट अब ये प्रॉपर प्रेसिडेंट बन चुके हैं। एक्टिव प्रेसिडेंट मतलब कुछ दिनों के लिए आप बन जाइए, आगे तक रिप्लेसमेंट ना हो। बट फाइनली भी क्या हुआ कि इन्हें ही अब प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ठीक है। तो इससे पहले क्या हुआ कि गोटबाया राजपक्ष जो थे वो, अगर श्रीलंका में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो महंगाई स्तर जो काफी बढ़ गई थी, कई सारे इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए थे बेसिकली, और जो जनता थी वहां त्राहिमाम कर चुकी थी और उन्हें नया नया सत्ता चाहिए था। वो अपने सरकार से परेशान हो गई, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति भवन पर
मतलब एक तरह से घुस गए थे बहुत सारे श्रीलंका के जो नागरिक हैं। और इस तरह से कई सारी तस्वीरें भी आई थी कि वो राष्ट्रपति भवन में बैठ के मतलब एंजॉय कर रहे हैं। बट यहाँ पे बात करते हैं गोटबाया राजपक्षे थे ये, उसके बाद क्या हो गया, मालदीव भाग कर वापस से देश लौटे अपने और इन्होंने इस्तीफा दिया। और अब रनिल विक्रमसिंघे जो है वो श्रीलंका की कमान संभालेंगे। बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, श्रीलंका जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है उससे निकालना है इन्हें श्रीलंका को। ठीक है, काफी ज्यादा खर्चा हो चुका है श्रीलंका के ऊपर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कि अफ्रीकी चीता को फिर से लाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू रीइंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीतास? ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया, बी केनिया, सी तंजानिया, डी नामीबिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नामीबिया। नामीबिया अफ्रीका में एक देश है। तो भारत ने नामीबिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत क्या होगा कि आप देखो कि चीता जो है भारत में 1952 से नहीं है। चीताज वर एक्सटेंड इन इंडिया बाय 1952। 1952 को चीता भारत में पाया नहीं जाने लगा। तो एमओयू ये साइन किया गया है किसके बीच में? भूपेंद्र यादव और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर नामीबिया के कौन, निटुम्बो नांदी नदवान, इनकी दोनों के बीच में न्यू दिल्ली में दिल्ली आए हुए थे और इनके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके तहत कहा गया है कि जो कुछ चीते जो है वो नामीबिया से भारत भेजे जाएंगे। ठीक है, इन्हें पहले एक स्पेशल 5 स्क्वायर किलोमीटर के सेटअप में रखा जाएगा जो कि कहाँ पे है, कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है आइए आप बताएं कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे फिर सब चेकअप वेकअप करने के बाद जो है इन्हें जो जंगलों में, जो भारत के जो प्रमुख जंगल है जहाँ पे ये अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, जहाँ पे इनके लिए खाने पीने की और जो इनकी मौसम के अनुकूल होगा, ऐसे जगहों पर इन चीताओं को भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 4 कहता है कि भारतीय दिवाला और शोधन सक्षमता बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as whole-time member of the Insolvency and Bankruptcy Board of India? ऑप्शन है ए डॉक्टर नवरंग सैनी, बी रवि मित्तल, सी जयंती प्रसाद या डी एम एस साहू। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जयंती प्रसाद। अब जान लेते हैं इसके बारे में। जयंती प्रसाद जो कि 1986 बैच के इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के ऑफिसर हैं और इन्हें 5 वर्षों के लिए जो है फुल टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है आईबीबीबी में। तो आईबीबीबी में क्या चेयरमैन होते हैं और कुछ फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं जो कि उसके प्रमुख मेंबर होते हैं और आईबीबीबी के लिए काम करते हैं और उन्हें कुछ एडवाइस देते हैं किस तरह से जो बैंकरप्सी के इश्यूज है उसको सॉल्व किया जाए। तो इनकी बात करें जयंती प्रसाद की, तो 35 वर्षों का इनका अनुभव रहा है सिविल सर्विसेज में। इसके अलावा कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी ये जुड़े रहे हैं, उनके की पोजीशंस पर यानी कि प्रमुख पदों पर ये नियुक्त हो चुके हैं। सीएचजी में भी ये काम कर चुके हैं। ठीक है, आईबीबीआई के चेयरमैन की बात करें तो वो है श्री रवि मित्तल। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी नियुक्ति भी इसी वर्ष हुई थी और ये भी सवाल में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ लेते हैं, सवाल संख्या 5 पे आते हैं। ये सवाल कहता है कि कौन सा राज्य वीएलटीडी से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ईआरएसएस से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? Which state has become first state in country to connect all registered commercial vehicles equipped with VLTD with ERSS? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहला राज्य बन गया है जिसने पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड जो व्हीकल्स होते हैं उनको ERSS से जोड़ दिया है। ये पूरी बातें क्या है समझते हैं थोड़े से डिटेल में। हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बना है व्हीकल्स को वीएलटीडी को से ईआरएस से जोड़ने वाला। वीएलटीडी क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। जितने भी रजिस्टर्ड वाहन है हिमाचल प्रदेश में उनमें वीएलटीडी लगाने की बात की जा रही है जो कि जुड़ा होगा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से। तो इससे क्या होगा कि जो व्हीकल्स होंगे वो कहीं भी जाएंगे उन्हें ट्रैक किया जा सकेगा। अगर गाड़ी चोरी हो रही है, चोरी होकर वो इंडिया में कहीं भी रहे तो उस गाड़ी को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा और चोरों को पकड़ा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है और इसमें एक और पैनिक बटन का भी डाला गया है कि पैनिक बटन, अगर आपकी गाड़ी से कहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी इसमें रजिस्टर्ड है, इसमें पैनिक बटन है, अगर आप किसी तरह की समस्या हो रही है पैनिक बटन को दबा दोगे तो आसपास के जो पुलिस स्टेशन है उनको खबर चली जाएगी। ठीक है, when panic button is pressed a signal would be received through satellite to 112 person
डिस्ट्रेस वुड बी कनेक्टेड एंड अलर्ट द पुलिस। ठीक है, पुलिस के पास एक अलर्ट जाएगा इसके रिगार्डिंग अगर आपकी पैनिक बटन दबाते हो। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कहता है कि भारत कुल कितने स्वर्ण पदकों के साथ आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इंडिया टॉप द मेडल टैली ऑफ आईएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 विद हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 3 या डी 15, 5 6 3 15। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 5। 5 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने आईएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप, जो अभी हुआ है। कहां पे हुआ है? ये हुआ है साउथ कोरिया में। ठीक है, और यहाँ पे जो भारत ने स्थान हासिल किया है वो पहला स्थान हासिल किया है। इंडिया ने वर्ल्ड कप में टॉप किया है। इसमें भारत ने जीते हैं कुल 15 मेडल। इसमें 5 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, इसकी बात करें तो आईएसएसएफ जो है पिछला जो कैडियो में हुआ था वहां भी भारत ने जो है वो पदक जीता था और टॉप पर आए थे। इसकी आईएसएस वर्ल्ड कप की शूटिंग वर्ल्ड कप की बात करें तो इसमें जो खिलाड़ी जीतते हैं उन्हें मौका मिलता है ओलंपिक्स में परफॉर्म करने का। एक अच्छा और बड़ा इवेंट है और भारत का प्रदर्शन इसमें काफी उम्दा रह रहा है पिछले कुछ बारों से। अगर इस जो वर्ल्ड कप अभी चल रहा है उसकी बात करें तो वहां पे महराज खान जो है उन्होंने एक इतिहास बनाया है। इन्होंने क्या किया है कि ये पहले इंडियन बने हैं टू विन स्किट गोल्ड एट आईएसएस वर्ल्ड कप। स्किट गोल्ड क्या होता है कि स्किट एक इवेंट होता है जिसमें क्या होता है कि किसी जो टारगेट उड़ता हुआ टारगेट, यानी आप फायरिंग कर रहे हो तो एक उल्टा हुआ टारगेट आपके पास दिया जाएगा, आपको इसे हिट करना होता है। तो इसी में महराज खान जो है इसमें इन्होंने इतिहास बनाया है। क्यों? क्योंकि ये इस वर्ल्ड कप में इस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ये वर्ल्ड कप हो रहा है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया के कौन से शहर में हो रहा है ये जानना भी जरूरी है, ये यहाँ पर है और बताएं कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 7 पे आते हैं। ये कहता है कि मलयालम सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान डेसी डैनियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद डेसी डैनियल अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ मलयालम सिनेमा? ऑप्शन नंबर ए रामास्वामी अनड़ावापू, बी के वी कुमारन, सी पी अनीथा या डी सुपू अड़ुमुगाम। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के पी कुमारन। तो एक जाने माने फिल्म मेकर हैं के पी कुमारन और इन्हें डेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि मलयालम सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो इन्हें जूरी जो थी उसकी जूरी के जो जज थे वो कौन थे? पी जयचंद्रन, इनके द्वारा दिया गया है। जो अवार्ड डेसी डैनियल अवार्ड, इसके साथ 5 लाख का कैश प्राइज भी दिया जाता है और एक सम्मान भी दिया जाता है। इसकी बात करें तो ये अवार्ड इन्हें 3 अगस्त को दिया जाएगा, जो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन के द्वारा। तो कुमारन ने ये जो है वो गिफ्ट किया है कई सारे, मतलब गिफ्ट करने का मतलब कि कुमारन जो है ने मलयालम सिनेमा को कई सारे महत्वपूर्ण फिल्में दी हैं, जैसे कि अक्षागुपुरम, अतिथि एंड नुकुम्बिनी। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फिल्में हैं इनके द्वारा बनाई गई और एक बड़ा नाम है ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज के जगत में। तो मलयालम फिल्में जो आजकल बन रही है वो काफी अच्छी बन रही है। अगर आपने दृश्यम देखा होगा, दृश्यम 2, तो बहुत ही शानदार मूवी थी वो मोहनलाल की। तो मलयाली मूवी मैंने भी कई देखी है हाल फिलहाल में, दे आर रियली गुड। तो अब आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 8 पे आते हैं। ये कहता है कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as managing director of ONGC विदेश लिमिटेड? ऑप्शन नंबर ए राजश्री गुप्ता, बी अलका मित्तल, सी पोमीला जसपाल या डी सुभाष कुमार। तो पहले जान लेते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राजश्री गुप्ता। इन्हें ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है आलोक गुप्ता को। और इसकी बात अगर आगे की बात करें तो 33 वर्ष की जो इनका कैरियर रहा है, इसमें उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ओएनजीसी की उसमें इन्होंने काम किया हुआ है। ओएनजीसी और ओएनजीसी विदेश में, ओएनजीसी विदेश कुछ नहीं है, ओएनजीसी के द्वारा ही एक कंपनी है जो कि विदेशों में ओएनजीसी की ऑपरेशंस को देखने का काम करती है। इससे पहले वो चीफ ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग थे ओएनजीसी में, राजश्री गुप्ता। ठीक है, ये है राजश्री गुप्ता। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 9 यानी 9वां सवाल कहता है कि बिजली उत्पादन कंपनी रतन इंडिया पावर के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new managing director of power generation company रतन इंडिया पावर? ऑप्शन है ए राजेश कुमार, बी इरफान आलम, सी ब्रजेश गुप्ता या डी सत्येंद्र पाठक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्रजेश गुप्ता। ब्रजेश गुप्ता को अपॉइंट किया गया है नए एमडी के रूप में किसके? रतन इंडिया पावर की। रतन इंडिया पावर एक बहुत बड़ी पावर कंपनी है और 2700 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है। कहाँ पे? अमरावती में, नासिक में।
इस चीज़ अमरावती कहाँ पे आंध्र प्रदेश में और नासिक है महाराष्ट्र में। 1350 मेगावाट जो है वो ईच लोकेशन पर इनका पावर प्लांट चलता है और 1350 इंटू 2700 टोटल। और विजय गुप्ता की अगर बात करें तो इनका काफी अनुभव रहा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, स्टील एनर्जी में, इस तरह की एनर्जी और माइनिंग सेक्टर में काम का अनुभव रहा है। रतन इंडिया पावर एक बहुत बड़ी कंपनी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 10 कहता है कि वर्ष 2022 के एक्सपोर्ट इनसाइडर रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एक्सपोर्ट इनसाइडर रैंकिंग्स फॉर द ईयर 2022? ऑप्शन है A10, B15, C13 या D36। 10, 15, 30, 36। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 36। तो भारत की रैंकिंग है एक्सपोर्ट इनसाइडर में कितना 36। एक्सपोर्ट इनसाइडर रैंकिंग क्या हुई बेसिकली समझ लेते हैं। सपोज करो आप इंडिया में रहते हो तो कितने ऐसे लोग हैं जो इंडिया से दूसरे देशों में जाते हैं काम करने के लिए, बस उसी का डाटा है। तो इंडिया की मतलब इंडिया है मान लो एक और देश है, इंडिया से सपोज करो 100 लोग जाते हैं और सपोज करो दूसरा देश मैक्सिको है, यहाँ से 120 लोग दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, तो मैक्सिको की रैंकिंग पे क्या रहेगी? ऊपर रहेगी। ठीक है, तो मैक्सिको ने इसी में टॉप किया है एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग में, यानी कि मैक्सिको से सबसे ज्यादा लोग जो है वो दूसरे देशों में काम करने चाहते हैं। ठीक है, भारत की रैंकिंग में 36 है, 52 कंट्रियों की ये लिस्ट थी। तो इंडोनेशिया का इसमें स्थान दूसरा था, इसके बाद ताइवान, पुर्तगाल, स्पेन, यूएई, वियतनाम, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये इन देशों के भी नाम थे। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है? इंटरनेशंस एक संस्थान है इसके द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पे? यूनिक में। तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट में लिखिए आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं फॉर एग्जाम पर्पस। सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। इससे क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे, वीडियो सीरीजेस आएंगी, उन सब की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा जो भी एग्जाम है उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होगी वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये सारे अपडेट्स जो है वो आपको प्राप्त हो सकते हैं हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सारे लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज आ रही हैं, एक टीआई की वीडियो सीरीज आ रही है, आरआरबी ग्रुप डी की वीडियो सीरीज है। तो इन सब में जो करंट और जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनके पर्पज से जुड़े हुए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं। तो बेल आइकन को जरूर दबाइए, जो भी वीडियोस आएंगी वो सबकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सरकारी परीक्षा को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कुछ हमें और भी अच्छे फीडबैक्स मिल सके और अच्छे कमेंट्स मिल सके, और जो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ समाप्त करते सेशन को। जय हिंद, धन्यवाद।